साथ देश और एशिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के एमडी और सीईओ आशीष चौहान साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आशीष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद समय देने के लिए। सर, वैसे तो देखिए आप बजट के लिए जुड़े हैं, लेकिन क्या करूं, आपको पहले बधाई देने का मन कर रहा है। तो सबसे पहले तो एनएससी के आईपीओ को जो सेबी से एनओसी मिल चुका है, अब आपके आईपीओ लाने की तैयारी है, उसके लिए बधाई स्वीकार करें। और आपको, हमको सबको इंतज़ार है कि एनएससी का आईपीओ जल्द से जल्द आए और कब लिस्ट हो, उसकी बिल्कुल इंतज़ार रहेगी सर। उसके लिए बधाई। बताएं सर, कैसा लगा बजट? नहीं, धन्यवाद सर, और आपका बधाई का भी स्वीकार। और आपने काफ़ी जुम्बिश इसके ऊपर भी चलाई थी, तो आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सर। और बजट जो है वो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है। इस बार भी 12 लाख करोड़ से अधिक पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा होगा। और एक तरह से फिस्कल डिसिप्लिन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि 4.3% फिस्कल डेफिसिट रहेगा। तो ओवरऑल आपने देखा होगा पिछले 25 सालों में, 27 सालों में जब भी भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने फिस्कल कंजर्वेटिव की एक भूमिका अदा की है। और ये मुझे लग रहा है उन्हीं का एक भाग है कि वो परमानेंटली वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने खर्चों को कंट्रोल करते हैं। और ओवरऑल बहुत खुशी की बात है कि सरकारों के पास बड़े प्रलोभन होते हैं कि ये कर दोगे तो आपको वोट मिल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद ये सरकार जो है, मोदी जी की सरकार और वित्त मंत्री जी एक तरह से कंट्रोल में खर्चा करते हैं, जिससे डेट टू जीडीपी रेशियो अगले 3 साल में 55% से घट के 50% आने की संभावना है, विच विल बी वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इफ़ यू आर कमिंग डाउन टू लेस देन 50%। जहाँ मार्केट का सवाल है, आप जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एसटीडी बढ़ा हुआ एक तरह से। मुझे लग रहा है कि जो क्रिटिसिज्म हुआ था कि स्टॉक मार्केट में अधिक स्पेकुलेशन होता है डेरिवेटिव्स के जरिए, तो उसी के ऊपर एक तरह से सरकार की ये प्रतिक्रिया है, ऐसा मैं कहूँगा। अमाउंट छोटे हैं, होपफुली सभी लोग अपने स्ट्राइड में लेकर के आगे चलेंगे और जैसे ग्रोथ आगे बहुत अच्छा होने वाला है। तो ओवरऑल आई डोंट सी कि कोई एक्सचेंजेस जो ऑलरेडी लिस्टेड है या जो आने वाले हैं उसकी कोई एसेट क्वालिटी में कोई असर पड़ेगा। बाकी तो इवन इंडिविजुअल फॉरेनर्स को भी आज अभी निवेश करने के लिए आसानी से मौका मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के लिए भी एक तरह से ज़्यादा म्यूनिसिपल बॉन्ड्स और बड़े म्यूनिसिपल बॉन्ड्स आएंगे, क्योंकि अभी तक 100-200 करोड़ के ही आते थे, क्योंकि 200 करोड़ के नीचे का ही अमृत स्कीम था। तो एक इंटरेस्ट रेट सबवेंशन का स्कीम है अमृत स्कीम, जिसमें सरकार भी थोड़ा पैसा देती है ऋण चुकाने के लिए। तो अब जो 1000 करोड़ के लिए किया गया, तो मुझे लग रहा है कि वो भी एक अच्छी बात है। और एसेट मोनेटाइजेशन के लिए जो पीएसयू उसके खास करके रीट्स वगैरह की बात कही है, तो वो भी मुझे लग रहा है कि आगे जा कर के जो पीएसयू का जो मैनेजमेंट है उसको भी एक तरह से सुदृढ़ करेगी। तो ओवरऑल मार्केट सिस्टम को, इवन बॉन्ड फ्यूचर्स का भी प्रस्ताव मुझे लग रहा है अभी मंजूर होने जा रहा है, क्योंकि बजट में उसका भी जिक्र किया गया है। तो ओवरऑल मार्केट सिस्टम को सरकार ज़्यादा अपनाने की कोशिश कर रही है। कल भी मैंने एक स्पीच में कहा था कि कैपिटलिज्म या कम्युनिज्म, वो दोनों अपनी तरह से एक तरह से विलय हो रहा है। अब मार्केटिज्म का ज़माना है, और मुझे लग रहा है कि भारत सरकार आज मार्केटिज्म पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। और इसलिए ही स्टॉक मार्केट्स जो नेचुरली मार्केटिज्म के बड़े भाग है, उसका ज़्यादा मुझे लग रहा है आगे जाके विकास होगा। आपने वैसे तो थोड़ा टच किया, लेकिन फिर भी मैं विस्तार से आपसे जानना चाहता हूँ। फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों पर एसटीटी बढ़ाना, क्या लगता है बाजार की लिक्विडिटी पर ये असर डालेगा? स्पेशली जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड्स हैं, मशीन ट्रेड्स जो होते हैं, क्या लगता है सर, इसका असर वॉल्यूम्स पर पड़ेगा, प्राइस डिस्कवरी पर, थोड़ी लिक्विडिटी पर, इम्पैक्ट कॉस्ट पर पड़ेगा? एक शॉर्ट टर्म के लिए तो पड़ता ही है। आपने देखा भी है पिछले 10 सालों में लगातार सरकार ने ऑप्शंस पे खास करके एसटीटी बढ़ाई है, थोड़ा करके। इस बार भी बढ़ाई है। तो और फ्यूचर्स में मुझे लग रहा है पहली बार हो रहा है, तो 0.02% से 0.05% का। तो ओवरऑल एक तरह से ग्रोथ इकोनॉमी में जब ज़्यादा लोग मार्केट्स में आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक तरह से अपने साथ अपने कैलकुलेशंस में सभी लोग, इवन HFT पीपल ले लेते हैं। तो उतना खास अंतर नहीं होता है लॉन्ग टर्म में, बट शॉर्ट टर्म में स्वाभाविक है कि अगले 1-2 महीने आपको थोड़ा एक उसका असर देखने को मिल सकता है।
बिल्कुल ठीक बात है। शॉर्ट टर्म में असर आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही है कि एक बार बाजार यूज्ड टू हो जाता है, फिर वो लिक्विडिटी उस हिसाब से हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ जो है जिस पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि आपने डेट टू जीडीपी रेशियो की बात की कि शायद ही किसी डेवलप कंट्री में भी 50 के लेवल पर हो। क्या लग रहा है सर, इस बार बजट में शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ लॉन्ग टर्म पर भी काफ़ी फोकस किया गया है? क्या आपको लग रहा है कि ये बजट अगले 5 या 10 साल के लिए भारत की इकोनॉमी के लिए और भारतीय मार्केट को एक डायरेक्शन देने वाला है? नहीं, ब्रॉडली स्पीकिंग आपने देखा होगा 11 सालों में मोदी जी की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है और फिस्कल कंसोलिडेशन पे ज़्यादा जोर दिया है, जिससे एक तरह से क्रेडिट रेटिंग भी बढ़ता है, देश का भी बढ़ता है, हर कंपनियों का बढ़ता है, हर नागरिक का बढ़ता है। तो इससे ऋण लेने में भी, फॉरेन ऋण लेने में भी आसानी होती है। लोगों को, फॉरेनर्स को भी एक प्रिडिक्शन मिलता है कि ये लोग कहाँ किस तरफ जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा प्रोफिलिगेट नहीं है, ज़्यादा खर्चा नहीं करते अपनी आमदनी के हिसाब से, तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, इनके साथ धंधा कर सकते हैं। तो इसलिए ये मुझे लग रहा है पिछले 11 सालों में जो प्रगति हुई है, आपने देखा होगा जब मोदी जी ने कार्यभार संभाला तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन भारत का 67 लाख करोड़ था, आज बढ़ के 450 लाख करोड़ से अधिक हुआ है। तो 7 से अधिक गुना, 6.5-7 गुना एक तरह से मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्विटी में हुआ है। तो इसीलिए हुआ है कि ये जो फ्रेमवर्क बना है कंसोलिडेशन का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इसी की वजह से बना है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो विदेशी निवेशक भी आते हैं, डायरेक्ट या एफडीआई जिसको कहते हैं, या एफपीआई पोर्टफोलियो, दे ऑल्सो लुक एट इट कि भाई वो कंट्री जहाँ स्पेशली हम लोग जिसको इमर्जिंग मार्केट कहते हैं, हम डेवलप मार्केट नहीं है, तो डेवलप मार्केट के लिए उनके अलग मापदंड होते हैं। वो कितने भी फिजिकली प्रोफिलिगेट हो जाए, जैसे अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशियो माइट रीच 120%, हम लोग 50% जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, वो लोग ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ये जो फिस्कल रिस्ट्रेंट हो रहा है, उसका असर आगे बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि कई देश जो बड़े हैं, चाइना और जापान और यूरोप और अमेरिका, ये सभी 4 बड़े बड़े जो इकोनॉमिक पावर्स हैं, सभी के अंदर इतनी कंट्रोल नहीं है फिस्कल जितनी भारत में आज हो रही है। और उसके साथ ही टैक्स बायोन्सी भी है। हमारी जो ग्रोथ है 7-7.5% की आज इस अगले साल के लिए भी प्रिडिक्ट करी गई है। तो टैक्स बायोन्सी की वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भी मिल रहा है, जो आप अच्छे बने सामाजिक कार्यों में भी उसका सरकार उसको इस्तेमाल कर सकती है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ये एक बहुत कठिन होता है कोई भी सरकार के लिए अपने आप को कंट्रोल करना, खास करके खर्चे को, और ये सरकार ने किया। इसलिए इन्फ्लेशन भी आपने देखा होगा कि बहुत कम हो गया भारत में। तो ये जो चीज़ें होती है उसका लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छा असर होता है। की बात है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन सारी चीज़ों का बढ़िया असर पड़ता दिखेगा इकोनॉमी पर। आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई एनएससी के आईपीओ के लंबे संघर्ष के बाद। आपकी काफ़ी मेहनत रही, काफ़ी लंबा प्रयास रहा है। फाइनली मैंने कल आपके चेहरे पे बहुत अच्छी मुस्कुराहट देखी है सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।